हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज सुपर टेट 2019 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का मैंने पेपर लिया है, जिसमें कि पूरे 150 प्रश्न हल कराऊंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका जो 2019 में पेपर हुआ था उसका पेपर। तो आइए देख लेते हैं। और ये सीरीज है और जितने भी हैं वो एकदम राइट आंसर होंगे, एकदम ऑफिशियल आंसर की से कोई दिक्कत नहीं है, एक भी डाउट में नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो किसके साथ जुड़ते हैं? ये हो जाएगा आपका क्रिया के साथ। क्रिया के साथ क्या जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। तो जो प्रश्न है उसका आंसर क्या हो गया? क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो व्याकरण जानता है वो होता है वैयाकरण। जैसे कि कौन है? पाणिनि है। पाणिनि हो गए, बलरुचि हो गए। बलरुचि का दूसरा नाम क्या है? बलरुचि का दूसरा नाम क्या है? बलरुचि का दूसरा नाम क्या है? कात्यायन। कात्यायन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं संस्कृत के पर्पस से। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन से हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला था आपका? ये मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा महत्व। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, महत्व। तो ये हो जाएगा महत्व। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल या फिर आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। तो क्या दिए? बीजोपन काल। ये वाला ऑप्शन, बीजोपन काल। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है क्या? 7 नंबर, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? मतलब जो हिंदी है वो भी किसी भाषा से लिया गया है। तो वो किस भाषा से लिया गया ये बताना है आपको। तो किसका है? संस्कृत का है, फारसी का है, हिंदी का है या फिर अरबी का है? तो किसका हो जाएगा आपका? फारसी का हो जाएगा। यहाँ पे फारसी, ये हो जाएगा फारसी। अब आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम की अगर बात की जाए तो तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं उसको कहते हैं तत्सम। अब एक बात ध्यान रखनी योग्य ये है कि जिसमें अगर चंद्र बिंदी जैसे यहाँ पे आ जाती है तो वो तद्भव होता है। मतलब तद्भव मतलब होना। उससे संस्कृत से बनने वाले शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं तद्भव। तत्सम क्या होते हैं? जो सीधे सीधे संस्कृत से उठा लिए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रह। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो ये वाला होता है जो चंद्रबिंदी, ये किस में होती है? ये आता है आपका किस में? तद्भव में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी योग्य है। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, तो फिर उसके बाद आंसर इसका देना है। तो आंसर जब दोगे तो पहले पढ़ लेते हैं इसे, तभी आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है? तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है? मतलब मान किसे लिया है और होना क्या चाहिए? तो हमारा जीवन पाखंड में बन गया है।
और हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो यही है, पाखंड और दिखावे वाला बन गया है। ठीक है, अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आता है पेपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाखंड और दिखावे को, पाखंड और दिखावे को। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला आंसर इसमें ढूंढ सकते हैं कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, खुलकर। तो यहाँ पे एकदम मिल जाएगा पहला ही ऑप्शन, खुलकर, खुलकर उपयोग करते हैं। अब अगला 10वां नंबर, वो जो पैसेज से थे वो 2 ही प्रश्न थे। अब इसमें क्या है, बीती विभौरी जग री, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरन सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे जो राइट आपका कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। मतलब ये जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है ये बताना, जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं ये आपको बताना है। तो किसकी हैं, केशव दास की हैं, बिहारी लाल की हैं, सेनापति की हैं, फिर आचार्य दंडी की हैं। अगर दंडी की बात की जाए तो इनका एक ग्रंथ है बहुत ही ज़्यादा फेमस, 10 कुमार चरितम। अगर आप संस्कृत पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 10 कुमार चरितम, चरितम, ये ध्यान रखने योग्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केशव दास, ये वाला केशव दास। अब आगे के 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है। ये नहीं वाला बहुत ही ज़्यादा गलत कराता है प्रश्न आपके, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है, नहीं को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होती हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीणा पाणे, भारती, वाग्देवी या जाह्नवी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जाह्नवी, जाह्नवी। अगला प्रश्न, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये क्या शब्द हैं ये बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक हैं। अब संबंधवाचक की बात की जाए तो क्या होते हैं, का, की, के। ठीक है, ये जैसे राम का मोबाइल, या फिर राम की किताब, या राम के पिताजी। तो ऐसे हो जाएगा। अनिश्चित, इसमें अनिश्चित कुछ है नहीं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, जिससे उसमें कुछ पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक, जो कि है 4 नंबर ऑप्शन, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न है वो क्या है कि महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो महाप्राण कौन से हैं, तो एक आपने सुना होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अगर बात की जाए अल्प प्राण की तो क्या होता है, का, गा, ड़ा, मतलब पहला, तीसरा और पंचमाक्षर। तो ये होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण की बात की जाए तो क्या होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा। अगर आप बोल के देखेंगे तो का, खा, मतलब जिसमें ज़्यादा अगर श्वास निकलेगी बाहर को वो हो जाएगा अल्प प्राण। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा खा, छा, ठा, था, फा। मतलब हर किसी का दूसरा है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अब 16वां प्रश्न आप देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि जब प्रथम संख्या
प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात है ही नहीं। ये कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। अगर बात की जाए कि दोनों ही प्रधान हों, दोनों ही प्रथम और उत्तम दोनों अगर प्रधान हो पद तो कौन सा हो जाएगा? तो वो उसमें हो जाता है द्वंद्व। उसमें क्या होता है? द्वंद्व मतलब जैसे कि माता पिता, माता पिता, इसमें दोनों ही प्रधान होते हैं तो ये हो जाता है माता पिता। अब आगे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे शक्ति शेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर चिर नवीन। तो इसमें बताना 17 नंबर में ये क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका विरोधाभास, विरोधाभास। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे शक्ति हे अस्थि शेष ए तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? विरोधाभास। अब 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वें प्रश्न में पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? मतलब योजक चिन्ह है जो जोड़ता है। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। ये हो जाए, अगर बात की जाए पूर्ण विराम, ये हो जाएगा अल्प विराम। और ये क्या हो जाता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है। अगर यहाँ पे क्या होता है? योजक चिन्ह जो जोड़े, किसी चीज़ को जोड़ता है। जैसे हम लिखते हैं माता और पिता, तो ये जुड़ गए कहीं ना कहीं, तो ये होता है योजक चिन्ह। तो यहाँ पे 18 का हो जाएगा 3। अब आगे चलते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान संवर्ग शब्द किस संवर्ग में है? तो 19 का 2, यानी क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? विशेषण। बुद्धिमान ये हो जाएगा विशेषण। जैसे कहते हैं राम एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, इसका प्रयोग तभी होगा जब वो सब वाक्य में क्या हो? सब्जेक्ट हो, मतलब कर्ता हो, कि वह एक बुद्धिमान लड़का है या कुछ भी हो, तो बुद्धिमान तभी आएगा, यानी कि ये विशेषता बताएगा किसकी? कर्ता की। अब आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होता है यहाँ पे, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कवयित्री ऐसे होगा, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शैले शैले न माणिक्य मौक्तिक न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदन न बने बने। ये है प्रश्न 21वां। एक तो 21वें का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अस्मिन् श्लोके सर्वत्र न भवन्ति, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हर जगह नहीं पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? साधवो, मतलब साधु। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं, साधवो ना ही सर्वत्र, मतलब साधु हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। अभी कराया है मैंने सूर्योदय वाला, तो सूर्योदय वाले में क्या हो जाएगा सही आंसर? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब आगे अगला क्या? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय। इसमें क्या होता है? ये विशेषता बताता है, विशेष से विशेषण दोनों होते हैं इसमें, तो विशेषता बताता है वो कैसा है। तो इसमें नीलोत्पलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? 24 नंबर, और ये संस्कृत के हैं प्रश्न, ये वाले जो चल रहे हैं अभी। तो इसमें 24 नंबर में क्या है कि दास्यति क्रियापद में लकार है। तो कौन सा? लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है, या फिर
विधि लिंग है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, लिट हो जाएगा, लिट, लिट लकार, ठीक है, दास्यति में। आगे चलते हैं 25 नंबर, उदेति सविता ताम्रा एवं अस्तमेति चा संपत्तो विपत्तो चा महता मेक रूपता। तो इसमें क्या है, सविता की दिलसा उदेति, सविता की दिलसा उदेति, तो यहाँ पे ताम्रा, पीता, नीला या हरिता। सविता कैसी होती है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो कैसी, यहाँ पे पहले जो लाइन है, पहला जो पंक्ति है उसमें साफ साफ दिख रहा है ताम्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताम्रा। अब आगे चलते हैं कौन से, 26 नंबर पे। तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यस्वसा का अर्थ है। तो प्रत्यस्वसा का बुआ है, चाची है, ताई है या फिर मौसी है। तो प्रत्यस्वसा किसे कहते हैं, स्वसा मतलब बहन, तो पिता की बहन की कौन हुई आपकी, बुआ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुआ। अगला, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये बताना है यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, गमेष्यथ, गमेष्यथ। अगला, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 14। अगर बात की जाए कि जो प्रत्याहार इसमें बनते हैं कितने, 42, और अगर 43 आ जाए ना तब भी आपको लगा देना है, 43 आ जाए तो आपको लगा देना है, क्योंकि रा एक होता है वो भी आपका हो जाता है प्रत्याहार रा। और इसमें क्या होता है, अगर की बात की जाए स्वरों का प्रत्याहार कौन सा होता है यहाँ पे, जैसे अगर बात की जाए व्यंजन का प्रत्याहार कौन सा होता है, तो होता है हल, ठीक है। और बात की जाए कि स्वर का क्या होता है, तो होता है अच, अच प्रत्याहार, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यंजन का, ये हो जाएगा स्वर का। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या, गा पद में विभक्ति वचन है। तो गा पद में विभक्ति वचन कौन सा है, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। आगे अब हसंती, हसंती पद में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, सत्र प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, ठीक है। अब 31 नंबर, 31 नंबर आपका संस्कृत से है, यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिग्निरेट, रिग्निरेट हो जाएगा, रिग्निरेट हो जाएगा। अब आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, हैज वेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड लव, वन शुड लव वंस कंट्री। यहाँ पे आता है जो आपका जो ये होते हैं, जैसे हिज हुआ, हर हुआ, ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, वन, तो वंस, वन के साथ क्या आएगा, वंस। अगर ही होता तो क्या आता, हिज, सी होता तो क्या आता, हर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न क्या है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा, 20 और 24। अगर टोटल बात की जाए साउंड्स की तो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 44। अगर केवल स्वर यानी कि वॉवेल के पूछे जाएंगे तो कितने, 20, और कॉन्सोनेंट के पूछे जाएंगे तो 24। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। अब आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। 35 है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, यू कैन
मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, ये हो जाएगा। अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व द सम। तो ये एनफ क्या है, ये है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, कि उसके ऊपर रहता है, एकदम टॉप पे रहता है, हिल के टॉप पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या इसमें क्या सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ए हर्मिट। यहाँ पे कौन का सवाल किया जाता है जब सब्जेक्ट को ढूंढना होता है, कि ऊपर जो टॉप पे रहता है हिल के कौन रहता है, तो ए हर्मिट रहता है, तो ए हर्मिट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न 38 नंबर, 38, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में चेंज करना है। सी हैड्स हर फेस फॉर सेम, अब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको क्या बदलना है, इसको जो क्रिया है ये पास्ट में बदलनी है। अगर पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड, ठीक है, हेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, एक्सक्लेमेटरी का, और एक्सक्लेमेटरी नंबर 4 पे है आपका ऑप्शन सही, तो यही हो जाएगा। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर बात की जाए ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन, तो यहाँ पे आपको ई देख के ये सही नहीं करना है, क्योंकि ई देख के सही इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसका उच्चारण देखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हिंदी में यूरोपियन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यूरोपियन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका यू, तो इसलिए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। तो अगला क्या है, N1 रूपी नोट इज रेयर टू फाइंड, यहाँ पे ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब अगला देखते हैं NFIR, अब यहाँ पे जितने भी होते हैं, जैसे FIR आप लिखोगे अगर हिंदी में, तो FIR कैसे लिखोगे, FIR। अब यहाँ पे क्या ए आ गया, ए क्या होता है, स्वर होता है हिंदी का, तो आपको हिंदी के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेकंड ऑप्शन है 1 है, यहाँ पे 1, हालांकि अगर देखा जाए तो इंग्लिश का वॉवल है वो, लेकिन अगर हिंदी में इसे लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं 1, जो कि है एक कॉन्सोनेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे ये बताना। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात की जाए कि ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे आपके, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अगर बात की जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी। अगर बात की जाए कि पहले पारसी कौन थे, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। इनसे रिलेटेड एक यूपी PET में आया था आपका प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो किसकी हुई थी, यहाँ पे लाला लाजपत राय की हुई थी, लाला लाजपत राय की। अगला है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। तो अगर पॉलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो 14 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर ऑप्शन में आपको 14 दिन दिख जाए और अगर आपको सही से नहीं पता है क्या लगाना है, तो वहाँ पे
आँख बंद करके 14 आप लगा सकते हैं। अगर महीने की बात की जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, 6 माह होता है, 6 माह। अब अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में। अगर मैं बात करूं इसके मैप की इंडिया के, तो कैसे बने जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो ये वाली कर्क रेखा है यहाँ पे, ये वाली है आपकी भूमध्य रेखा, और जो मकर रेखा है वो एकदम अलग है। तो यहाँ पे क्या ये है भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या, कर्क रेखा के उत्तर में। अब ये कन्याकुमारी यहाँ पे है, अब ये कर्क रेखा है यहाँ, कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मकर रेखा के दक्षिण में, तो मकर रेखा तो पहले ही से दक्षिण में है, उसके दक्षिण में तो भारत है ही नहीं। अब बात की जाए भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो भूमध्य रेखा ये रही और उत्तर क्या है, ऊपर को, तो यही है यहाँ पे कन्याकुमारी। तो यही आंसर सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब अगला क्या है यहाँ पे, अगला है क्या, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अटलांटिक की कौन सी नहीं है ये बताना है। अब लैब्राडोर ये भी उसी की हो जाएगी, फ्लोरिडा भी हो जाएगी, कनारी भी हो जाएगी। अगर बात की जाए अलगुहास की, तो अलगुहास कौन सी हो जाएगी आपकी, यही सही है। अब इसकी बात की जाए ये कहाँ पर पड़ती है, तो अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो एक अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे है मेडागास्कर, यहाँ पे क्या है मोजाम्बिक। तो क्या है, एक यहाँ से जो आती है आपकी विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा, तो एक तो यहाँ से निकलती है ऐसे करके, एक यहाँ से निकलती है, तो ये हो जाती है मोजाम्बिक की जलधारा, ये हो जाती है आपकी मेडागास्कर की जलधारा। और ये जब ये दोनों नीचे जाके दक्षिण में दोनों मिल जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अलगुहास की गर्म जलधारा। तो क्या हो जाएगा, अलगुहास की धारा। अगला नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, सिक्किम। अब सिक्किम के दूसरे अगर दर्रे की बात की जाए तो कौन सा है, जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला। और अगर बात की जाए सिपकीला कहाँ पर, सिपकीला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो कौन सा है वहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा, सिपकीला। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है ये बताना है आपको। परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय। अब आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि गरीबी रेखा का जो आकलन होता है तो वो ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना रुपया खर्च कर रहा है, मतलब कितने रुपए उसको मतलब है, कितने की है, तो 32 रुपये का आता है यहाँ पे कि 32 रुपये अगर वो कर रहा है व्यय तो वो गरीब नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, परिवार का उपभोग व्यय। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। अब तो पहले कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बात की जाए कि प्रथम स्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात की जाए कि प्रथम, तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगला, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। तो किस वर्ष हुआ आपका, 1920 में हुआ, 1925 में हुआ, या फिर 1930 में हुआ, या 1935 में हुआ। तो कब हुआ था आपका, 1935 में हुआ था, 1935 में। अगला प्रश्न, भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बात की जाए कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, हैली। और ये नाम कैसे पड़ा है, जिम कॉर्बेट किसके नाम पे पड़ा है, तो एक ब्रिटेन के एक टाइगर
ब्रिटेन के टाइगर शिकारी थे, उनका नाम क्या था, जिम कॉर्बेट। तो उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है, राष्ट्रीय उद्यान। एक उत्तराखंड का और है राजाजी नेशनल पार्क। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो किसके नाम पे पड़ा है, तो वो पड़ा है आपके सी राजगोपालाचारी के नाम पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सा सही नहीं है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। अब यहाँ पे मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ जो यूपी टेट की कक्षाएं हैं उसमें, कि जहाँ पर भी अगर नेगेटिव वर्ड आता है केवल, तो वो वाला अपने आप ही पॉइंट आउट कर लेना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला 52 नंबर, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण कौन सा है, समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास। अब क्या क्या है यहाँ पे, जो मिड डे मील का जो है वो क्या है, नामांकन संख्या बढ़ाना। वहाँ पे जब बच्चों को सुविधाएं दिखाई देंगी या पेरेंट्स को, तो बच्चे भेजें, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे लोग भेजना नहीं चाहते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे अगर मिड डे मील मिलता है तो बच्चे आसानी से वहाँ पे चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों का नामांकन बढ़ने लगता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है इसका। अब अगला प्रश्न, अगला, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जैसा कि आपको पता है ये वाला प्रश्न यूपी टेट में भी आया था, तो कौन सा हो जाएगा, थॉर्नडाइक। ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एम रोजर्स, ई एम रोजर्स। अगला, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, किसने विचार किया ये बताना। तो क्या हो जाएगा, हारटोंग समिति, हारटोंग समिति। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगला क्या है, परम शून्य स्थिति होती है, परम शून्य स्थिति होती है, क्या होती है, आनुपातिक स्केल में होती है ये परम शून्य। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, क्या है, पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, व्याख्यान है, श्यामपट्टी लेखन है, या फिर गृह कार्य है। तो क्या हो जाएगा आपका, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान। यहाँ पे पाठ जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें जोड़ना होता है बच्चों को पूर्व ज्ञान से, तब आते हैं आप प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, कब प्रस्तुत की गई ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, 2005, 2005। अगला, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे भी उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने शिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलफेयर ग्राहम द्वारा, बेलफेयर ग्राहम द्वारा। अगला, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है, किसके उद्देश्य के लिए हुई है। तो यहाँ पे हुई है आपकी हो जाएगी दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए, दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो क्या सम्मिलित करता है ये बताना है। तो 1 और 2 दोनों, मतलब मस्तकाधोमुखी नियम, नियम निकट से दूर का नियम। तो 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा।
अगला है मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा है? जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, सजातीय है या फिर सांस्कृतिक है? तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि के जनक हैं, तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है? आप सब लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लुई ब्रेल, लुई ब्रेल। अगला, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अब पावलोव ने किस पर अपना वो किया था अनुप्रयोग? कुत्ते पर किया था। यही प्रश्न आपका यूपी टेट में आया था। तो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा यूपी टेट की जो जूनियर परीक्षा हुई उसमें क्या हुआ, जो 2017 का पेपर पूरा रिपीट हो गया, इसलिए पुराने पेपर को छोड़ना नहीं है एक भी। अगला प्रश्न है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बताना है। तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई थी? गॉल्टन के द्वारा, गॉल्टन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन सा प्रभावित करता है ये बताना। तो कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये सारे ही प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला, मैग्ने के अधिगम सोपान का, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। तो ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है कौन सी है? ये बताना है। तो 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा? उद्भवन, उद्भवन, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला आपका है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता में। अगला प्रश्न, खाने का नमक किससे बनता है? किससे बनता है ये बताना है। तो किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, दोनों ही चीज़ें मजबूत होती हैं तब बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। अगला, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तथा तब नया संवेग होगा, क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा, प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगें जो होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। अगला 74 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बताना 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन यानी होता है किसके बराबर होता है ये बताना है आपको। तो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अब आज मैं 75 ही प्रश्न कराऊंगा। अगली क्लास में आपको 76 से लेकर 150 तक मिलेंगे। जुड़े रहना है हमारे साथ ऐसी उम्दा क्लासेस के लिए। तो लास्ट प्रश्न क्या है? वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। अब ये प्रश्न बार बार आ रहा है आपका, आप देख पा रहे हैं। तो ओजोन परत किस में होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके 75 प्रश्न 2019 सुपर टेट परीक्षा के। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसी है आपकी तैयारी, और आपको ये बताना है कमेंट में कि आपने इन 75 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपको बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।